हेलो दोस्तों, ये है भारत के 1947 की तस्वीर और ये है भारत के 2024 की तस्वीर। और इन दोनों तस्वीरों में जो सबसे नोटिसेबल डिफरेंस है वो है भारत का इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। और किसी भी देश के डेवलपमेंट में उसके इंफ्रास्ट्रक्चर का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। और हर एक कंपनी, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, दोनों ही कंपनीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चरल इनिशिएटिव और उसके टारगेट टू बिकम द डेवलप्ड नेशन बाय 2047 में लगी हुई हैं। और उसी पर्पस के लिए आज हम आपके साथ आए हैं एक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ऑफ अ प्राइवेट कंपनी विच इज़ नेम कटारिया इंडस्ट्रीज़ IPO। सो लेट्स बिगिन विद द डिटेल्स ऑफ कटारिया इंडस्ट्रीज़ IPO। दोस्तों, बात करते हैं कटारिया इंडस्ट्रीज़ IPO की डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले इसके फंडामेंटल्स एंड फाइनेंशियल्स को देखते हैं, क्योंकि किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसके फंडामेंटल्स को जानना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि फंडामेंटल्स अगर आपके स्ट्रॉन्ग हैं कंपनी के, तभी वो प्रॉफिट लॉन्ग टर्म में सिक्योर कर सकती है और अपने रिटेल इन्वेस्टर्स को भी प्रॉफिट प्रोवाइड कर सकती है। तो कटारिया इंडस्ट्रीज़ एस्टेब्लिश्ड होती है 2004 में। इसके जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स हैं वो हैं LRPC स्ट्रैंड्स, स्टील वायर्स एंड पोस्ट टेंशनिंग सिस्टम्स। पोस्ट टेंशनिंग सिस्टम्स वे सिस्टम्स होते हैं जो रोड्स में, बिल्डिंग्स में, ब्रिजेस में आयरन रोड और स्टील रोड की मदद से एक स्ट्रेंथनिंग सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आपके इंफ्रास्ट्रक्चर की लॉन्गेबिलिटी और उसकी सस्टेनेबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। अगर इस कंपनी के प्रोडक्ट्स की बात करें तो प्रोडक्ट्स इसके काफ़ी डाइवर्सिफाइड हैं, क्योंकि इसके प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं रोड्स, रेलवेज़, ब्रिजेस, मेट्रोज़, हाई राइज बिल्डिंग्स एंड पावर ट्रांसमिशन लाइन्स में भी। इसकी जो सबसे खास बात है दोस्तों वो ये है कि इसकी 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं जो कि मध्य प्रदेश में हैं, जिससे कि इसका जो क्वालिटी प्रोडक्शन है और उसका जो इन हाउस टेस्टिंग है वो इसी के अंदर हो जाता है, इसी के प्लांट के अंदर हो जाता है, जिससे कि इसकी जो डिपेंडेबिलिटी है ऑन अदर रिसोर्सेज वो काफ़ी कम हो जाती है। अगर इसके मार्केट की बात करें तो इसका मार्केट डोमेस्टिक भी है और इंटरनेशनल भी है। इंटरनेशनल में ये ज़्यादातर कंसंट्रेटेड है मिडल ईस्ट में और एशिया में। एशिया में स्पेशली ये ज़्यादा काम करता है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में, लाइक इंडोनेशिया, जापान, फिलीपींस। एंड मिडल ईस्ट की बात करें तो सऊदी अरेबिया में, कुवैत में, बहरीन में, UAE में। अगर हम कटारिया इंडस्ट्रीज़ IPO के फंडामेंटल्स को देख लेते हैं, इसका जो इशू साइज़ है दोस्तों वो है 54 CR, जो कि काफ़ी डिसेंट अमाउंट है। अगर इसके प्राइस बैंड की बात करी जाए तो ये 91 to 96 रुपीज़ पर शेयर है। क्योंकि अगर आप इसके शेयर्स खरीदने की बात कर रहे हो तो इसका शेयर्स आपको इस प्राइस बैंड के बीच में मिलेगा। इसकी जो ओपनिंग डेट है वो 16 जुलाई है और क्लोजिंग डेट इसकी 19 जुलाई है। इसलिए दोस्तों ध्यान रखना कि अगर आपको इसका अलॉटमेंट चाहिए तो इसी डेट के बीच में आपको इसकी बिडिंग करनी पड़ेगी थ्रू योर डीमैट अकाउंट। अगर आप इसकी बिडिंग करते हो और अगर आपको अलॉटमेंट हो जाता है तो इसकी जो टेंटेटिव लिस्टिंग डेट है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे और स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस का एक सेपरेट स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म होता है, उसके ऊपर ये हो जाएगी 24 जुलाई को। इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर देखें एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपको कितना करना पड़ेगा और इसका लॉट शेयर कितना होगा, तो वो होगा उसका 1200 शेयर्स आपको मिनिमम खरीदने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 1,15,200 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। एंड इफ़ यू आर ए हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल अगर आप हैं तो आपको 2400 शेयर्स मिनिमम परचेस करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको देने पड़ेंगे 2,30,400 रुपीज़। अब इसके फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। फाइनेंशियल्स जब भी हम बात करते हैं किसी भी कंपनी के लिए, जब भी आपको इन्वेस्टमेंट करना हो तो हमेशा पास्ट 3 ईयर्स के फाइनेंशियल्स देखने बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर हम इसके नेट रेवेन्यूज़ की बात करें तो नेट रेवेन्यूज़ इसका कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग है, 158, 249, देन 331, जो कि एक डिसेंट है। अगर इसकी सेल्स ग्रोथ की बात करें तो वो ज़्यादा लुक्रेटिव मुझे नहीं दिखता है, क्योंकि 56% से 32% का डिक्रीज़ है इसके अंदर। अगर इसके पैट की बात करी जाए, दैट इज़ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और आई थिंक आपको पता होगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या होता है। दैट इज़ the whole revenue of the company and then after deducting the cost then what is the profit of the company and also after paying the tax। यानी कि जो प्रॉफिट है कंपनी का उसमें से अगर आप गवर्नमेंट का टैक्स भी डिडक्ट कर दो तो वो आपका पैट निकल करके आता है। इसका जो पैट है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग है पास्ट 3 ईयर्स में 5, 7 एंड 7.78, बट काफ़ी मार्जिनल है, काफ़ी एकदम हाई पीस में नहीं देखने को मिलता है कि काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट ये अर्न कर रहे हैं। अगर इसका पैट मार्जिन की बात करी जाए तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर्स में इसका केवल 2.34% रहा है, जो कि मुझे नहीं लगता है बहुत ही लुक्रेटिव इंडिकेटर है एज अ रिटेल इन्वेस्टर। अगर इसका टोटल इक्विटी देखा जाए तो टोटल इक्विटी जो है इसका वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग है एंड टोटल एसेट्स भी इसका कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग है, दैट इज़ नाइस। रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर बात करी जाए इसकी वो है इसका 21%। दोस्तों ऐसा रिटर्न ऑन इक्विटी माना जाता है जो कि
एक एवरेज है, क्योंकि बेस्ट रिटर्न ऑन इक्विटी आपका 25% अगर है तो वो सबसे बेस्ट माना जाता है। रिटर्न ऑन एसेट्स अगर इसकी बात करें तो वो भी एक मार्जिनल इंक्रीज़ है इन द पास्ट 3 ईयर्स। अगर इसकी अर्निंग पर शेयर की बात करें तो ये अभी 4.91 शो कर रहा है इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। लेकिन अर्निंग पर शेयर आपको तब देखना चाहिए जब आप उस कंपनी में एज अ इन्वेस्टर हो ऑलरेडी, एज अ शेयर होल्डर हो ऑलरेडी, क्योंकि अगर आप नए हो तो आपको इसका एक एस्टिमेट नहीं लगेगा कि अर्निंग पर शेयर आपका सीरियसली इंक्रीजिंग हो रहा है, आपके लिए लुक्रेटिव है या नहीं है। बात करते हैं इसके इंडस्ट्रीज़ के फाइनेंशियल्स की, तो इसकी जो रेवेन्यू ग्रोथ है दोस्तों वो काफ़ी मोडेस्ट है इन द फाइनेंशियल ईयर 2024 में, दैट इज़ 2.26%। एंड इसका जो पैट का जो इंक्रीज़ है वो सिग्निफिकेंट इंक्रीज शो कर रहा है 28.83 एज़ कम्पेयर टू फाइनेंशियल ईयर 2023। लेकिन इसको ऐसे मत समझना कि 28% का अगर इसका पैट इंक्रीज़ है तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इसमें ईयर का जो कंपैरिजन है वो फाइनेंशियल ईयर 2023 का है। ओके लेकिन इसका अगर ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो इसका जो पैट है वो आपने जैसे कि अभी ऊपर देखा था, दैट इज़ 2.34 एंड 3 to 2.96 एंड 3 to 3.4। आप यहाँ से देख सकते हो दोस्तों, इसका जो मार्जिनल इंक्रीज़ है वो इंक्रीज़ इसका काफ़ी मार्जिनल है, एकदम से हाइप में इसका कोई इंक्रीज़ ऐसा सच नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं कि इसकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं। इसकी सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है वो ये है कि फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, क्योंकि आज के टाइम पे इंडिया का जो टारगेट है बाय 2047 टू बिकम अ डेवलप्ड नेशन, वो तभी पॉसिबल है जब भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो। और इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो भी कंपनी अपना कंट्रीब्यूशन दे रही हैं वो मोर और लेस प्रॉफिटेबिलिटी तो ज़रूर सिक्योर करेंगी इन लॉन्ग टर्म, इसलिए ये इसका एक एज पॉइंट है। सेकंड अगर बात करें तो इसका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, जैसा कि हमने पहले ही बात किया कि ये स्टील वायर्स भी बनाता है, ये पोस्ट टेंशनिंग सिस्टम्स भी बनाता है, स्ट्रैंड्स भी बनाता है, तो इसके काफ़ी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। थर्ड इसकी स्ट्रेंथ की बात करें जाए तो इसकी एस्टेब्लिश्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं जो इसकी इन हाउस हैं, जिससे कि इसकी जो डिपेंडेबिलिटी है ऑन द अदर रिसोर्सेज एंड ऑन अदर कंपनीज़ वो काफ़ी रिड्यूस हो जाती है, जो कि इसके लिए काफ़ी एज पॉइंट है। बात करते हैं इसके वीक पॉइंट्स की, तो इसका जो वीक पॉइंट है सबसे बड़ा वो ये है कि इसकी जो लिस्टिंग है वो एसएमई पे है। एसएमई की लिस्टिंग होती है लाइक स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस लिस्टिंग, यानी कि जो छोटे व्यापारी हैं, जो छोटे बिजनेसेस हैं, उनके लिए एक अलग से स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म बनाया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। तो इसकी जो लिस्टिंग है वो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के ऊपर इसकी लिस्टिंग है। लेकिन उसका सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो ये है कि इसमें रिस्क जो है वो काफ़ी हायर है। रिस्क हायर इस वजह से है क्योंकि इसमें लोअर लिक्विडिटी है और हायर वॉलेडिटी है। लोअर लिक्विडिटी का मतलब इसमें ये है कि इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो काफ़ी कम है। लाइक फॉर एन एग्जांपल, अगर आप इसको लॉन्ग टर्म में रिजर्व करने की सोच रहे हो कि इन शेयर्स को हम लॉन्ग टर्म में रखेंगे, तो उसमें जो इसकी अगर आप इसको सेल करना चाहते हो फ्यूचर में तो वो फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी कम हो जाएगी आपके लिए। अगर आप इसकी बात करते हो हायर वॉलेटिलिटी का मतलब ये है कि इसका जो प्राइस बैंड है उसमें फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं फ्यूचर में। हो सकता है कि आपको एकदम से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो भी जाए, लेकिन हो सकता है बहुत ज़्यादा लॉस भी हो जाए। तो ये इसका एक वीक पॉइंट है। अगर हम बात करें कि इसकी रेवेन्यू ग्रोथ वो काफ़ी मोडेस्ट है, जैसे कि आप देख सकते हो 2.26% है, दैट इज़ नॉट अ वेरी लुक्रेटिव एज अ रिटेल इन्वेस्टर। एंड इफ़ आई लुक अबाउट द थर्ड एंड इम्पोर्टेंट वीक पॉइंट ऑफ इट, दैट इज़ इट्स कंपटीशन, कि इसका जो कंपटीशन है वो काफ़ी हार्ड है, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी काफ़ी एस्टेब्लिश्ड कॉम्पिटिटर्स बैठे हुए हैं, जैसे कि मिक्की स्टील हो गया, टाटा स्टील हो गया, जो कि काफ़ी बहुत पुराने कॉम्पिटिटर्स हैं, जो इसको काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से थ्रेटनिंग पोजीशन इसकी शो हो रही है यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं कि इसने ये जो इशू किया है आईपीओ कटारिया इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ने, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है क्या। ये जो पैसे 54 करोड़ ये पब्लिक से उठाने वाला है, इसको ये यूज़ कहाँ पे करेगा। ये यूज़ करेगा इसको सबसे पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर में फॉर द प्लांट एंड मशीनरी के लिए, कि इसको अपना जो प्लांट एंड मशीनरी का एक्सपेंशन करना है ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगा। सेकेंड इसका ऑब्जेक्टिव है रीपेमेंट ऑफ लोन, जो सबसे ख़राब लगा मेरे को तो, कि रीपेमेंट ऑफ लोन अगर करने के लिए आप पब्लिक इनिशियल ऑफरिंग कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि जो रिटेल इन्वेस्टर है उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है फ्यूचर में वो काफ़ी रिड्यूस हो जाती है इसमें। अगर इसकी थर्ड की बात करें तो वो है जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस, कि ये इस पैसे को यूज़ करेगा अपने जो कॉर्पोरेट पर्पसेस हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्सपेंसेस हैं उनको पे करने के लिए। तो ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। अगर इसके कंक्लूजन बनाया जाए कि आपको इसको अवॉइड करना चाहिए या आपको इसको अवेल करना चाहिए, तो अगर मैं इसकी समराइज़ करूँ इस चीज़ को, कि अपॉर्चुनिटी तो है इन्वेस्टमेंट की इसमें, क्योंकि ये एक एसेंशियल प्रोडक्ट्स की सप्लाई करता है मार्केट में, और दूसरा आज के टाइम पे जो इंडिया है वो काफ़ी ग्रोइंग मार्केट है, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए भी इंडिया इज़ अ वेरी लुक्रेटिव मार्केट टू इन्वेस्ट। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। और उसकी दूसरी चीज़ इसमें यह है कि इसका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो भी काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, जिससे कि इसका जो प्रॉफिटेबिलिटी फ्लक्चुएशंस होगा फ्यूचर में वो काफ़ी कम हो जाता है।
लेकिन इसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो ये है कि इसके कंपटीशन बहुत हाई है। और दूसरी बात इसकी एसएमई लिस्टिंग है, क्योंकि एसएमई लिस्टिंग पे ये होता है कि स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की जो स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर है उसमें छोटे बिजनेसेस जो होंगे वही इंक्लूड होंगे, लेकिन जो बिग मार्केट जो फिशेज़ हैं वो यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगी। तो आपको हो सकता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म में अपने शेयर्स को बेचना चाहें तो हो सकता है उसके लिए आपको बायर्स ना मिले। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है। और अगर मैं आपको लास्ट में एक सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिक बताना चाहूँ जिसके द्वारा आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो ये है कि बिफोर इन्वेस्ट मनी इन्वेस्ट योर टाइम, एज मनी ग्रोज ऑन द ट्री परसिस्टेंट लर्निंग। मनी इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि पैसा तभी बनता है जब आप परसिस्टेंटली लर्न करते रहते हो चीज़ों से। सो दैट इज़ माई ऑल थिंग। मेरे हिसाब से इसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि एक तो इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो काफ़ी मेरे को लुक्रेटिव नहीं लगे एज़ पर माई परसेप्शन। इफ़ यू थिंक समथिंग एल्स यू कैन गो फॉर इट। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको इसमें बताना चाहूँगी कि अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो आप इसकी जो लास्ट बिडिंग डेट होगी दैट इज़ 16 जुलाई जो है, उसमें आप इसका जीएमपी चेक कर लेना। जीएमपी से ये पता चल जाएगा आपको कि इस पोर्टफोलियो की डिमांड कितनी है, क्योंकि अगर इसकी डिमांड ज़्यादा हुई तो इसका जो प्राइस बैंड होगा वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगा। क्योंकि अगर इसके बायर्स ज़्यादा हुए और इसके जो सेलर्स हैं, सप्लाई जो है इसकी वो कम हुए, तो इसका जो प्राइस बैंड होगा वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगा। और शॉर्ट टर्म में आपको कम से कम ये बेनिफिट देके जाएगा। लॉन्ग टर्म का तो मैं ऐसा आई कैन नॉट से अबाउट इट, बिकॉज इट्स फंडामेंटल डज नॉट लुक सो लुक्रेटिव। सो दैट इज़ माई फाइनल decision about it. So if you like this video, like and share, and if you do not understand any kind of term then comment me and ask me openly, free feel to ask, okay?